सावित्री जी आलू की सब्जी में पूड़ियां मसलते हुए बोली, अरे रितु बहू, इस बार तुमने दिखाया नहीं कि तुम मायके से क्या क्या लाई हो। जी माँ जी, शाम को आते ही व्यस्त हो गई, फिर सुबह नाश्ते में पूड़ियां सेकने लग गई हूँ। सामान खोलने का समय ही नहीं मिला। माँ जी अभी लाती हूँ। यह बोलकर रितु अपना सूटकेस लेकर हॉल में आ गई। इतने में ही ननंद सालू को पता चला तो वह दौड़ी हुई आई। अरे देखे तो भाभी क्या क्या लाई है इस बार अपने मायके से। माँ जी ये साड़ी आपके लिए है और यह सूट दीदी आपके लिए है। कहते हुए सूटकेस बंद कर ही रही थी कि सावित्री जी हाथ से रोककर एक साड़ी और उठा लेती है और कहती है, यह साड़ी बहुत अच्छी है। तभी ननंद सालू ने झपट्टा मारकर उसका लहंगा उठा लिया। यह भी बड़ा सुंदर है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी ये साड़ियाँ मेरी ताई की बेटी ने मेरे लिए दी हैं और यह राजपूती पिंक लहंगा यह भी मेरे लिए ही लाई हूँ। अरे ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान। मुस्कुराते हुए सावित्री जी बोली, अरे माँ जी यह साड़ी और लहंगा वापस तो कर दो। उसके शब्द हलक में ही अटक गए। अरे तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ और सालू तुम्हारी बहन ही तो है। कभी भी मांग लेना, दे देगी। वाह, अपनी चीज को अब मुझे मांगकर पहनना पड़ेगा। बेचारी रितु सोचते हुए अपने कमरे की ओर चल दी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। रितु इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था कि जो भी अच्छा सामान होगा वह सामान सास और ननंद दोनों रख लेंगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उन्हें सब महंगा और ब्रांडेड सामान दिया था। मगर जब रितु ससुराल पहुंची तो देखा घर में जो सामान पहले से उपयोग हो रहा है वही सामान लगा हुआ है। पूछने पर सासू माँ बोली, अरे बहू यह सब सामान भी नया है, जब पुराना हो जाएगा तो स्टोर से लाकर तुम्हारा वाला लगा देंगे। उस समय रितु को बात बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन बाद में पता चला कि यह सब सामान ननंद सालू को दे दिया जाएगा। रितु को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेचारी कहती भी क्या, इसलिए चुप रह गई। अब नवी नवेली जो थी इसलिए बार बार मायके भेज दी जाती। साल भर के 30 त्योहार के नाम पर मायके से जो भी उपहार, साड़ी, लिफाफे मिलते सब के सब सासू माँ बटोर कर रख लेती और बोलती, अरे संभाल कर रख रही हूँ, बाद में काम आ जाएंगे। एक दिन सास सावित्री जी बोली, बहू हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम ऐसा करना कि खाना बनाकर रखना। यह बोलकर सास, ससुर, देवर, ननंद और पतिदेव सभी चले गए और रितु घर में अकेली खाना तैयार करके सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे हंसी ठिठोली करते हुए सारे घर वाले लौटे। चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए। अरे बहू मैं क्या वो बताना भूल गई कि हम सब तो खाना खा कर आए हैं। अच्छा ऐसा करो तुम खाना खा लो। माँ जी अगर आप फोन करके ही बता देती तो क्या हो जाता। अरे बहू एक दिन जल्दी खाना नहीं खाओगी तो कोई कमी नहीं पड़ जाएगी, और बेटी की ससुराल जाऊंगी तो फोन पर तुमसे ही बातें करती रहूंगी क्या। क्या माँ जी, बेटी का ससुराल? सालू दीदी का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ हाँ, बस शादी की तारीख निकलने वाली है। मेरी लाडो को बहुत जोरदार परिवार मिला है। बड़ी किस्मत वाली है मेरी लाडो। लड़का शहर में नौकरी करता है। मेरी बच्ची की सारी गृहस्थी वहीं पर जमेगी। सालू का हाथ पकड़कर सावित्री जी कमरे में चली जाती है। रितु का मुंह फपक पड़ता है और वह सोचने लगती है कि इन लोगों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। क्या घर की बहू का ननंद की ससुराल जाना गलत था? यही सोचते हुए अपने कमरे में आई। थोड़ी देर बाद देखा तो रोहित, जो उसके पति थे, अपने माँ बाबूजी के कमरे से निंदियाए से चले आ रहे थे। उसके कमरे में घुसते ही रितु ने पूछा कि यह क्या था, मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं गया। सालू दीदी की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। यह क्या तुक है? मैं इस घर का हिस्सा हूँ, कोई बताता या ना बताता, लेकिन कम से कम आप तो मुझे बता ही देते। अरे यार, अपनी शादी के 1 महीने पहले ही रोका हुआ था और शादी अब होगी। तुम फालतू में बवाल कर रही हो। मम्मी नहीं बता पाई होगी, आखिर लड़की की शादी को लेकर परेशान रहती है बेचारी।
अब ऋतु रात भर करवट बदलती रही और यही सोचती रही कि हाय, इन लड़कों को माँ का लाडला ही रहना होता है तो ये लड़के फिर शादी ही क्यों करते हैं। कुछ दिन बाद सावित्री जी की ननंद मुन्नी बुआ घर आई। उस समय ऋतु कमरे में आराम कर रही थी और वे दोनों बातों में मगन हो गई। और भाभी, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? अरे मुन्नी जी, आपकी सिखाई हर सीख से चल रही हूँ। बस ऐसे ही चलती रहोगी तो पता भी नहीं चलेगा, बेटी का ब्याह यूं ही चुटकियों में निपट जाएगा। हाँ जीजी, वैसे कुछ भी कहो, आइडिया तुम्हारा था बड़ा जोरदार। हम तो पहले सालू के हाथ पीले कर रहे थे, मगर आपकी सलाह से पहले हमने रोहित की शादी की, खूब दान दहेज बटोरा और अब उसी दहेज से सालू का ब्याह निपटा देंगे। सचमुच जीजी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। ये बोलकर दोनों ननंद भाभी ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगी। इधर कमरे से निकलती ऋतु को सासू माँ की सारी बातें सुनकर माजरा समझने में देर नहीं लगी कि उसके मायके से आए सामान का इस्तेमाल ना होना, उसकी लाई साड़ी लहंगे ज्वेलरी लॉकर में रख देना। सोचने लगी कैसे कैसे लालची और चालाक लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। कहाँ एक बेटी के बाप को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वहीं खुद अपनी बेटी को फ्री में विदा करने की जुगाड़ में लगी है। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं इन लोगों को मजा सिखा सकती, अपने सामान पर अपना हक जमा सकती, मगर ऐसे लोग सबक सीखे बिना नहीं समझते। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, किसी और के आने का इंतजार क्यों करना। और उसे मौका भी मिला। ऋतु बहू, आज शाम को सालू के ससुराल वाले घर आ रहे हैं। तुम ऐसा करना कि मलाई कोफ्ता, पालक पनीर पराठा, रोटी, रायता, गोभी आलू, हलवा, खीर और कस्टर्ड तैयार कर लेना। काम वाली रमा तुम्हारा हाथ बटवा देगी। हम दोनों माँ बेटी पार्लर जा रहे हैं, उनके आने से पहले आ जाएंगे। साथ में हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, मिठाई वगैरह खरीद के लानी है। यह कहते हुए दोनों माँ बेटी पर्स हिलाती हुई घर से बाहर निकल गई। माँ जी, आप आराम से आना, मैं सब संभाल लूंगी। सोचकर ऋतु उन दोनों के जाते ही सफाई में जी जान से जुट गई तो उसे अचानक से एक उपाय सूझा। उसने काम वाली के साथ मिलकर पूरा घर चमका दिया और खाना भी तैयार कर लिया। 6 बजे जैसे ही सावित्री जी और सालू घर में घुसी, एक पल के लिए ठिठक गई क्योंकि घर उनकी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर देखा ऋतु बहू टेबल पर सलाद लगा रही थी। सास सावित्री जी माथा पीटते हुए बोली, अरे बहू, यह तूने क्या कर दिया? घर का नया टीवी, सोफा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी सब बाहर क्यों निकाल दिया? अरे मम्मी जी, मुझे सफाई करते समय ध्यान आया कि पुराना सामान तो आखिर पुराना ही होता है, क्यों ना मेरे मायके का नया सामान लगा दिया जाए। आखिर दीदी के ससुराल वालों को भी तो पता चले कि इनका मायका कितना जोरदार है। मगर यह सामान तो मैंने सालू को देने के लिए रखा था। सावित्री जी बोलने ही वाली थी कि इतने में ही लड़का, उसके माता पिता और बहन आ जाते हैं। उन सब का स्वागत करने लगे। तभी सालू की होने वाली सास विनीता जी बोली, अरे वाह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान दहेज लिया है। यह 8 मीटर सोफा, दीवार के बराबर LED टीवी, डबल डोर फ्रिज, डाइनिंग टेबल, एसी। सावित्री जी खिसियाने लगी क्योंकि अब उनकी होशियारी उन पर भारी पड़ रही थी और वह बोली, जी वो बहू के पापा को कितना मना किया, फिर भी यह सब दे डाला। आखिर है तो उनकी बेटी का ही। खाना खाते हुए समधन विनीता जी बोली, अच्छा किया, सही किया, उनका फर्ज है। अच्छा समधन जी, मैं क्या कह रही थी, हमें तो यह सब सामान वामान कुछ नहीं चाहिए, पहले से ही हमारा घर भरा पड़ा है। आप बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी सालू तो जोनी के साथ दिल्ली में ही रहेगी, वहां कंपनी के तरफ से सब मिला हुआ है। इतना कहकर सावित्री जी की जान में जान आई। चलो, सामान खुल गया, पर अब सालू को देना भी कुछ नहीं है। वे सोच ही रही थी कि विनीता जी बोल पड़ी, हाँ तो समधन जी, आप एक काम करिएगा कि 10 लाख रुपए कैश और 20 तोले गोल्ड ही दे दीजिएगा। अब आपको भी तो अपना फर्ज निभाना है, आखिर होगा तो सब आपकी बेटी का ही। इतना सुनकर सावित्री जी को काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। आज उनकी होशियारी उन पर ही भारी पड़ गई। वे जो चाल चल रही थी वह सब उल्टी पड़ गई थी।
सबके जाने के बाद सावित्री जी के पति बोले, हाँ तो मैडम अब समझी मैं क्यों कहता था कि लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में किसी का दिल मत दुखाओ। रितु के पिता ने कितनी मुश्किल से बेचारे ने सब सामान जुटाया होगा। उस पर तुमने बड़ी गाड़ी भी मांग ली थी। देखा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब करो 10 लाख कैश और 20 तोले गोल्ड का इंतजाम। गुस्से में बोलते हुए सावित्री जी के पति करवट बदल कर सो गए। आज रितु बहुत खुश थी। थोड़ी सी हिम्मत से उसने लालची चालाक सासू माँ को सही और जोरदार जवाब जो दे दिया था। साथियों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको रितु का यह एक्शन कितना जबरदस्त लगा। और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।